सब कुछ शुरू होता है एक बार से, जिसका नाम है मार्स फ्रॉग। तभी एक घंटी बजती है और चेहरे पर बड़ा सा स्कार लिए एक आदमी अंदर आता है। उसके हाथ में किसी मॉन्स्टर का कटा हुआ सिर लटक रहा होता है। वो चारों तरफ देखकर बोलता है, डैम, ये बार तो काफी मॉडर्न है। मुझे लगा था थोड़ा मेडिवल टाइप होगा। वो सीधे काउंटर की तरफ जाता है, जहां बारटेंडर उससे पूछता है, ओल्ड सी, आज का हार्वेस्ट कैसा रहा? वो कैजुअली जवाब देता है कि वो लोग कुछ बिगिनर्स के साथ लेवल 2 सीक्रेट रियलम गए थे। फिर वो पूछता है, उधर अभी बस शुरुआत ही चल रही है क्या? तभी पता चलता है कि बार में बैठे सारे लोग टीवी की तरफ घूरे जा रहे हैं। कोई कहता है एग्जीक्यूशन शुरू होने वाली है। कमरे में इतने कांग्रेसमैन बैठे हैं कि देखकर ही समझ आ जाए मामला साफ सुथरा तो बिल्कुल नहीं है। एक आदमी पेपर पकड़कर अनाउंसमेंट करता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के 7th ईयर में कुल 325 वोट सपोर्ट में पड़े और एक भी खिलाफ नहीं गया, और इसी के साथ द मास्क को फेडरेशन से ऑफिशियली निकालने का फैसला पास हो गया। फिर ब्लॉन्ड प्रेसिडेंट हाया सामने बैठे एक आदमी से बात करता है जिसका कोड नेम है द मास्क। वो कहता है कि सबूत बताते हैं कि वॉर के दौरान उसने मैसेकर किए और फेडरेशन के हाई रैंक्स के खिलाफ खड़े होने की कोशिश में 30,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला। इतना ही नहीं, उसने दूसरी दुनिया के लोगों पर सरप्राइज अटैक्स भी किए, जिससे दोनों वर्ल्ड्स के बीच रिलेशन और खराब हो गए। इन सब बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दिया था। वहां मौजूद लोग उसके मास्क को देखकर ही डर रहे होते हैं, लेकिन तभी हाया कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मास्क अब ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। फिर वो आगे बोलता है कि ह्यूमैनिटी के लिए उसके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, खासकर इन्वेडर्स को पीछे धकेलने में उसके रोल की वजह से, क्रेस ने फैसला लिया है कि उससे सिर्फ यूनियन के सुप्रीम लीडर और सुप्रीम कमांडर वाले पद छीने जाएंगे। उसके पास सिर्फ हीरो का स्पेशल टाइटल रहेगा, और अगर फ्यूचर में फिर कोई बड़ा खतरा आया तो यूनियन के हीरो होने के नाते उसे दोबारा मिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करनी होंगी। बार में बैठे लोग चुपचाप ये सब देख रहे होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, अगर मास्क ने दूसरी दुनिया के क्रीचर्स को नहीं रोका होता तो अर्थ कब की खत्म हो चुकी होती। लेकिन तभी एक वॉलमार्ट गोजो जैसा दिखने वाला लड़का तुरंत बोल पड़ता है, अरे छोड़ो भी, उसने इतना भी फर्क नहीं डाला। असली मास्टरमाइंड तो महान हीरो प्रेसिडेंट हिया थे, सब उन्होंने ही कमांड किया था। तभी एक बूढ़ा आदमी गुस्से में बोलता है, मास्क के आने से पहले तो हीरोज तक लड़ने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन रेड शर्ट पहना एक लड़का भी पीछे हटने वालों में नहीं था। वो कहता है, पूरी टीम के बिना डीमंस को हराना इम्पॉसिबल था, सिर्फ मास्क अकेला कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो थोड़ा सार्केस्टिक होकर बोलता है, वैसे भी वो आदमी पूरी तरह पागल था, हर समय बोलता रहता था कि लोग किसी अजीब समझ से बाहर पावर से करप्ट हो रहे हैं। साफ दिख रहा था कि वो नई रेवोल्यूशन शुरू करना चाहता था और इस दुनिया को फिर उसी पुराने स्ट्रगल वाले जमाने में घसीटना चाहता था। या तो द मास्क पूरी तरह लुनाटिक था, या फिर वो उन लोगों में से था जो पूरी दुनिया को वॉर में झोंक देना चाहते हैं ताकि सबको कमांड कर सकें। बार में बैठा लड़का कॉन्फिडेंस से बोलता है, लेकिन बूढ़ा आदमी सिर हिलाते हुए कहता है, बातें इतनी सिंपल नहीं थी बेटा, उस समय हालात बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। उधर कांग्रेस में हाया मास्क से कहता है कि वो हीरो का स्पेशल टाइटल लेकर शांति से चला जाए। ह्यूमैनिटी उसके म्यूटेंट्स के खिलाफ किए गए कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूलेगी, और उसने जितने क्राइम्स किए हैं उसके हिसाब से उसे सिर्फ इतना पनिशमेंट देना ही बहुत बड़ी मर्सी है। कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो जाता है। फिर अचानक मास्क अपनी आंखें खोलता है। वो सामने हाया को देखता है, फिर धीरे धीरे आसपास बैठे कांग्रेसमैन पर नजर डालता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। उसे याद आता है कि अभी कुछ देर पहले ही उस पर नाइट वीवर्स के किंग ने हमला किया था, लेकिन फिर उसे ये जगह पहचान में आती है। यही वो मोमेंट था जब शुरुआत में उसके अपने कॉमरेड्स ने उसे बेट्रे किया था। उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आता है, कहीं ये वही लाइफ फ्लैशिंग बिफोर योर आईज वाला सीन तो नहीं। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सिस्टम एक्टिवेट होता है। पूरा माहौल डार्क और ट्विस्टेड फील देने लगता है। एक आवाज गूंजती है कि ह्यूमैनिटी को दोबारा रीबिल्ड करना उसका गोल है, और इसके लिए उसे 2 पाथ्स में से एक चुनना होगा। पहला था हीरोज पाथ। एक नया खतरा दुनिया में आ चुका था, लेकिन ह्यूमैनिटी अभी तक असली एनिमी को समझ ही नहीं पाई थी। अगर वो हीरो का रास्ता चुनता तो शैडोज में रहकर चुपचाप ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करता रहता। दूसरा था मॉन्स्टर्स पाथ। एक साइलेंट थ्रेट दुनिया में फैल चुका था, लेकिन बेवकूफ इंसान ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और चूंकि ह्यूमैनिटी खुद अपने हीरो को खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसे बिना किसी मर्सी के विलन बनना होगा। अवेकन द डार्कनेस आवाज फिर गूंजती है। उसके बाद उसे नोटिफिकेशन मिलता है
कि चॉइस करने के एग्जैक्टली 20 मिनट्स बाद उसे एक F रैंक डंजन में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। तभी लड़के को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि शायद वो सच में टाइम में पीछे आ चुका है। टेक्निकली वो फ्यूचर में था, लेकिन ये पास्ट खुद किसी डिजास्टर से कम नहीं था और इस वक्त वो लिटरली 2 डिफरेंट स्टोरीज के क्रॉसरोड्स पर खड़ा था। लेकिन इस बार उसे अलग फैसला लेना था। इस बार वो हीरो नहीं बनेगा, वो मॉन्स्टर्स पाथ चुनेगा। तभी हाया हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, तो ये साइलेंस क्या तुम्हारी सेटिस्फैक्शन दिखाता है इस जजमेंट से? लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद जानता था कि ये आदमी इस दुनिया के किसी भी हीरो से अलग और इनकम्पैरेबल था। प्रॉब्लम बस ये थी कि लीडर होने के बावजूद उसे पॉलिटिक्स की बिल्कुल समझ नहीं थी और उसकी सिर्फ मौजूदगी ही कई बड़े लोगों के इंटरेस्ट के रास्ते में आ रही थी। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में यूनियन ने पूरी कोशिश की थी उसकी रेपुटेशन खराब करने की। लोगों की नजरों में पहले वाला स्पेशल हीरो अब बस एक न्यूसेंस बन चुका था और अब आखिरकार वो दिन आ गया था, ग्रैंड जजमेंट का दिन, जब उसे हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। आज के बाद वो बस एक बेकार स्टैच्यू बनकर रह जाएगा जिसका कोई पर्पस नहीं होगा। अगर आज सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया तो पूरी दुनिया यही मानेगी कि वो पावर का भूखा इंसान था जिसे सिर्फ वॉर पसंद थी। लेकिन तभी अचानक मास्क बोलता है, मुझे इस फैसले पर ऑब्जेक्शन है। यही वो बात थी जिसका सबको इंतजार था। हाया तक हल्का सा स्माइल कर देता है और बार में बैठा एक आदमी तुरंत बोल पड़ता है, लो भाई, ये तो होना ही था। बार में बैठे लोगों को पूरा यकीन था कि द मास्क इस फैसले को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आखिर उनके हिसाब से उसे वॉर से प्यार था और पावर छोड़ना उसके बस की बात नहीं थी। एक आदमी ताना मारते हुए बोलता है, उस जैसा आदमी यहाँ तक सिर्फ इसलिए पहुंचा क्योंकि लाखों लोगों ने उसके लिए सैक्रिफाइस दिया। ऐसे इंसान को तो बस मर जाना चाहिए। लेकिन तभी सबकी सोच उलट जाती है। मास्क शांत आवाज में कहता है, मैं स्पेशल हीरो का टाइटल छोड़ता हूँ। पूरा बार एकदम साइलेंट हो जाता है। किसी के हाथ का ग्लास तक हवा में रुक जाता है। उधर कांग्रेस में हिया जोर से टेबल पर हाथ मारता है और गुस्से में पूछता है, तुमने अभी क्या कहा? मास्क बिना एक्सप्रेशन बदले दोबारा बोलता है, मैं अब इस जगह का हीरो नहीं रहूंगा, मैं थक चुका हूँ। हाया फिर पूछता है, क्या तुम ये सिर्फ कांग्रेस के फैसले से डिससैटिस्फैक्शन दिखाने के लिए कर रहे हो? लेकिन मास्क सीधा जवाब देता है, नहीं, मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। अभी मेरे अंदर सिर्फ शांति है। अंदर ही अंदर हाया झुंझला उठता है। वो सोचता है कि ये आदमी आखिर उस साइलेंट हीरो वाली रोल को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो ह्यूमैनिटी के लिए आखिर तक सैक्रिफाइस देता रहता। उसके हिसाब से टाइटल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ना यूनियन के खिलाफ खुली टायरनी थी। वो चिल्लाकर कहता है, मास्क ऐसे बस उठकर जा नहीं सकता। तब मास्क आराम से पूछता है, कुछ और कहना है? फिर वो खुद ही बोलता है कि अगर उसने स्पेशल हीरो का टाइटल छोड़ दिया है तो उसके पास मौजूद सारी पावर भी नहीं रखनी चाहिए। बार में बैठा एक डीप वेब गोजो जैसा लड़का कंफ्यूज होकर पूछता है, ये कहना क्या चाहता है? दूसरा आदमी तुरंत जवाब देता है, अरे ऑब्वियस है, वो चाहता है कि मास्क अपनी सारी पावर छोड़ दे। उसके बगल वाला बेवकूफ सा आदमी हैरान होकर बोलता है, भाई टाइटल छोड़ने से पावर सरेंडर करने की बात कहां से आ गई? काउंटर पर खड़ी लड़की पूछती है, वैसे मास्क का लेवल कितना है? उसके पास बैठा आदमी जवाब देता है, शायद लेवल 13। तभी ओल्ड के सिर हिलाकर कंफर्म करता है, हाँ, मास्क सच में लेवल 13 है और ये करंट प्रेसिडेंट से पूरे 4 लेवल्स ऊपर है। वो आगे कहता है कि आज तक लेवल 10 से ऊपर के डंजन को अकेले हैंडल करने वाला कोई नहीं था, सिर्फ मास्क को छोड़कर, और उसे डाउट है कि फ्यूचर में भी ऐसा कोई इंसान पैदा होगा। उधर कांग्रेस में हिया कहता है कि मास्क इतना पावरफुल सिर्फ इसलिए बना क्योंकि उसे यूनियन के सारे रिसोर्सेज दिए गए थे। उसकी ताकत असल में उन लोगों के स्वेट, ब्लड एंड टीयर्स की वजह से बनी है जिन्होंने सैक्रिफाइस किया। इसलिए वो ऐसे ही सब छोड़कर नहीं जा सकता। अगर उसे सबके सामने ये जगह छोड़नी है तो पहले अपनी सारी पावर भी छोड़नी होगी। मास्क बस हल्का सा सिर टेढ़ा करके पूछता है, ये कैसी बेवकूफी भरी बात है? इतना सुनते ही हाया और बाकी कांग्रेसमैन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन अगले ही पल मास्क आराम से कहता है, ठीक है। फिर वो अपना हाथ उठाता है और बोलता है, मैं सब वापस कर देता हूँ। अचानक उसके हाथ में एक एनर्जी स्फीयर बनना शुरू हो जाता है। पूरा हॉल कांपने लगता है। आवाजें ऐसे गूंज रही थीं जैसे कोई मॉन्स्टर गुर्रा रहा हो। लग रहा था भाई साहब सच में स्पिरिट बॉम्ब लॉन्च करने वाले हैं। बार में बैठे लोग तक इमेजिनेशन में डर कर टेबल पकड़ लेते हैं। उधर कांग्रेस का हाल और खराब था। लोग कुर्सियों पर झुक चुके थे, कोई रो रहा था, कोई पसीने में डूब चुका था। यहाँ तक कि हाया, जो खुद हाई लेवल हीरो था और उससे बस कुछ लेवल्स नीचे था, वो भी अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं रह पा रहा था। वो दांत भींचकर बोलता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इतनी बड़ी हीरो होने के बावजूद
उसे घुटनों पर गिरने से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। तभी मास्क शांत आवाज में कहता है, अगर तुम्हें मेरी पावर चाहिए तो मैं वापस कर देता हूँ। अगले ही सेकंड वो एनर्जी आसमान की तरफ शूट होती है। एक विशाल लेजर कांग्रेस बिल्डिंग की छत तोड़ते हुए सीधे स्काई में जा घुसती है। पूरी सिटी से वो रोशनी दिखाई देने लगती है। लोगों को लगा कोई सुप्रीम लेवल मॉन्स्टर फिर से शहर पर उतर आया है। बिजली जैसी एनर्जी पूरी सिटी में फैल जाती है और अगले ही पल हर इंसान बेहोश होकर गिर पड़ता है। धीरे धीरे वो भयानक एनर्जी खत्म होने लगी। द मास्क को एहसास हुआ कि अपनी सारी ताकत छोड़ने में पूरे 10 मिनट्स लग गए, लेकिन उसके लिए यही परफेक्ट था, क्योंकि अब वो एक आम इंसान बन चुका था। अब किसी के पास उससे डरने की कोई वजह नहीं थी। फिर भी मास्क का चेहरा पूरी तरह शांत था। वो बिना कुछ बोले दरवाजे की तरफ चलने लगता है। उधर हाया खुशी से ऑलमोस्ट सेलिब्रेट करते हुए उसे चिल्लाकर कहता है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। तभी मास्क आखिरकार अपना डरावना मास्क उतारता है और उसे एक तरफ फेंक देता है। हाया ठंडी आवाज में वार्निंग देता है, जैसे ही तुम इस जगह से बाहर निकलोगे तुम्हारी मौत तय है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है, सिस्टम का टाइमर एक्टिवेट हो जाता है और अगले ही पल वो टेलीपोर्ट हो जाता है। वो ब्लॉन्ड फूल बस कंफ्यूज्ड होकर सोचता रह जाता है कि आखिर वो गया कहां। लेकिन हमें पहले से पता था, एग्जैक्टली 20 मिनट्स बाद उसे एक एफ रैंक डंजन में भेजा जाना था और सिस्टम ने उसे सीधे मदर स्पाइडर्स नेस्ट में फेंक दिया। सीन डंजन के अंदर शिफ्ट होता है। वहां पोर्टल चमकता है और कोई उसके अंदर से बाहर निकलता है, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। एक आदमी बोलता है, ये मेरी पहली रैंक 3 डंजन रेड है। यहाँ के मॉन्स्टर्स लेवल 1 और 2 के बीच है। बॉस एक लेवल 3 क्वीन स्पाइडर है और यहाँ मौजूद हम सब कम से कम लेवल 2 तो हैं ही, तो आसान होना चाहिए। फिर वो थोड़ा नर्वस होकर जोड़ता है, बस ध्यान रखना, सुना है यहाँ के स्पाइडर्स इंसानों जितने बड़े होते हैं। तभी लगातार 2 आर्क्स तक एक भी लड़की न दिखाने के बाद आखिरकार एक पेटीट लड़की दिखाई देती है। उसके बगल वाली लड़की छोटे से स्माइल के साथ कहती है, लिटिल सी डरना मत। लेकिन लिटिल सी तुरंत जवाब देती है, मैं इस जगह से नहीं डरती। दूसरी तरफ एक लड़का एक्साइटेड होकर कैप्टन से कहता है, हमें पैसे चाहिए, चलो जल्दी मॉन्स्टर्स मारते हैं और अमीर बनते हैं। तभी दूसरा आदमी मुंह बनाकर बोलता है, मुझे तो बाहर बैठकर मास्क का ट्रायल देखना ज्यादा अच्छा लगता। पहला लड़का हंसते हुए कहता है, डंजन खत्म होने के बाद देख लेना, वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। लड़की बोलती है, असल में मास्क के ट्रायल की वजह से आज डंजन में कम लोग आए हैं, इसलिए आज पूरा लूट प्रैक्टिकली हमारा ही है। लीडर सिर हिलाकर कहता है, एग्जैक्टली, इसी वजह से हम यहाँ आए हैं। अब बेवकूफी बंद करो और काम शुरू करो। फिर वो सबको बोलता है कि अपना बेस्ट दो ताकि रेड जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन तभी पोर्टल दोबारा चमकता है, कोई और अंदर आता है। सब क्यूरियस होकर देखने लगते हैं कि अब कौन आ गया। लिटिल सी तक ध्यान से देखने लगती है और तभी एंट्री होती है हमारे पूरे ईमो डार्क बॉय की। बाकी लोग कंफ्यूजन में एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, ये पागल कौन है, क्योंकि वो बिना किसी इक्विपमेंट के अंदर चला आया था। प्रोटैगनिस्ट चारों तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि लो लेवल डंजन देखे हुए काफी समय हो गया। उसे वो दिन याद आने लगते हैं जब वो पहली बार हंटर बना था। हाल ही तक वो सिर्फ इन्फिनिट डंजन्स में लड़ रहा था, ऐसी जगहें जो इंसानों के लिए किसी लिविंग हेल्थ से कम नहीं थी। कॉस्मिक रीजन्स जहां हर तरह के क्रीचर्स राज करते थे। वहां के मॉन्स्टर्स तो किसी नॉर्मल मॉन्स्टर जैसे लगते भी नहीं थे, वो किसी समझ से बाहर डेमन्स जैसे थे। लेकिन अब उसने अपनी सारी पावर सरेंडर कर दी थी, इसलिए सिस्टम उसे वापस लेवल 1 पे ले आया था। मॉन्स्टर पाथ सिस्टम के हिसाब से उसकी जर्नी अभी बस शुरू हुई थी। उसे नहीं पता था कि ये मॉन्स्टर पाथ उसे आखिर कहां ले जाएगी, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में वो खुद समझ चुका था कि हीरोज पाथ से ह्यूमैनिटी को बचाना इम्पॉसिबल है। और अब वो ऐसी क्रीचर बनना चाहता था जो ना खून बहाए ना आंसू। लीडर उस लड़के से पूछता है, तुम भी डंजन ज्वाइन करने आए हो? फिर वो उसके खाली हाथ देखकर भौहें चढ़ाता है, तुम्हारा वेपन कहाँ है? हमारा हीरो आराम से अपने फिस्ट्स ऊपर करता है और कहता है, यही मेरा वेपन है। लीडर हल्का हंस पड़ता है, ओहो मार्शल आर्टिस्ट हो, बढ़िया है, कम से कम इक्विपमेंट पर पैसे तो नहीं खर्चने पड़ेंगे। फिर वो थोड़ा ऑकवर्ड होकर पूछता है, वैसे तुम्हारा लेवल क्या है? क्योंकि बिना इक्विपमेंट के देखकर वो मजाक नहीं कर रहा था, उसे सच में लग रहा था कि ये लड़का शायद मरने आया है। तुम सिर्फ लेवल 1 हो ना? लेकिन हमारा बॉय बस अपना हाथ उठाकर बोलता है, मैं यहाँ क्रीचर्स को हराने आया हूँ। तभी पीछे खड़ा एक लड़का जोर से हंस पड़ता है, लेवल 1 और बिना इक्विपमेंट? भाई तुम तो हमारी हीलर से भी नहीं जीत पाओगे। पीछे वाला दूसरा बेवकूफ सजेशन देता है, इसके लिए बेटर होगा बाहर बैठकर किसी आसान डंजन का इंतजार करे। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट शांत आवाज में कहता है, चिंता मत करो,
मैं किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं बनूंगा। लीडर कंधे उचकाकर बोलता है, अगर तुम्हें मरने का इतना शौक है तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन बाद में कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। वो जवाब देता उससे पहले ही लीडर पूरी टीम को आगे बढ़ने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ यांगशी बस चुपचाप उसे ऑब्जर्व कर रही थी। केव के अंदर फाइट शुरू हो चुकी थी। मेज लड़की लगातार फायरबॉल्स फेंक रही थी और हर शॉट सीधा मॉन्स्टर्स पर लग रहा था। साफ दिख रहा था कि वो काफी टैलेंटेड थी। उधर आर्चर, जिसके चेहरे पर हमेशा वाला बेवकूफ एक्सप्रेशन था, सही टाइमिंग पर एरोस चलाकर कैप्टन को बचा रहा था। कैप्टन एक्साइटेड होकर टीम की सिनर्जी की तारीफ करता है। तभी स्पीयर विल्डर एक और क्रीचर गिरा देता है और कैप्टन खुद अपनी सोर्ड से दूसरे मॉन्स्टर को काट देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस ये सब साइलेंटली देखता रहता है। तभी लिटिल जी उसके पास आती है। शायद उसे लिटिल सी कहना ही बेहतर लगेगा ना, क्यूट भी लगता है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, कैप्टन सॉन्ग थोड़ा हार्श था तुम्हारे साथ, पर्सनली मत लेना। फिर समझाती है, उसे पता है कि तुम्हारे जैसे लोगों के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वो तुम्हें साथ नहीं रखना चाहता। वो वार्निंग देती है, अगर तुमने एक भी गलती की तो सीधे मर जाओगे। लेकिन प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल काम रहता है। वो कहता है, आज के वीक हंटर्स भी पहले के मुकाबले कहीं बेहतर हैं। ये सब पुराने हीरोज के ब्लड एंड स्वेट की वजह से पॉसिबल हुआ है। लड़की उसकी बात सुनकर थोड़ा इम्प्रेस्ड हो जाती है। तुम उम्र में छोटे लगते हो, लेकिन बातें ऐसे करते हो जैसे यूनियन के बड़े पावर हाउसेस में से हो। फिर वो मुस्कुराकर कहती है, लेकिन तुम सही हो, ये सब हीरो इन द मास्क की वजह से हुआ। उसने जो हंटर ट्रेनिंग मेथड सिखाए, उनसे टीम ज्यादा बैलेंस्ड होने लगी और सही वेपन्स चूज करना आसान हो गया। इसलिए लो लेवल डंजन्स में मरने वालों की संख्या काफी कम हो गई। फिर उसे एहसास होता है कि वो बिना रुके बोले जा रही है। वो थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर कहती है, सॉरी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। फिर हाथ बढ़ाकर बोलती है, मेरा नाम यांगशी है, मैं लेवल 2 हीलर हूँ। और भाई, हीलर लड़की और प्रोटैगनिस्ट, क्लासिक सेटअप शुरू। हमारा फिस्ट बॉय हीरो भी जवाब देता है, मैं SHQ हूँ, लेवल 1 हंटर, और मेरी क्लास अभी डिसाइड नहीं हुई। यांगशी थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, अभी तक डिसाइड नहीं की? मतलब तुम अभी भी सोच रहे हो कौन सा पाथ चुनना है? लेकिन असली बात कुछ और थी। सच्चाई ये थी कि वो यहाँ मौजूद लगभग हर क्लास में ऑलरेडी प्रोफिशिएंट था, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले एक्सप्लोर करने वालों में वही था और ज्यादातर क्लासेस को डिस्कवर करने वाला भी वही इंसान था। फिर यांगशी उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कहती है, तुम्हारी बॉडी देखकर तो नहीं लगता कि तुम टैंकर बन सकते हो। भाई, डंजियन वर्ल्ड में सीधे स्किनी बोल दिया, क्या ब्रूटल रोस्ट था? फिर वो पूछती है, तुमने अपनी वाइटलिटी टेस्ट की है? शायद तुम मेज बन सकते हो। वैसे मेजेस ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं करते, लेकिन बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स करके ढेर सारे मॉन्स्टर्स गिरा देते हैं। इतना बोलने के बाद वो अचानक चुप हो जाती है और ऑकवर्ड होकर कहती है, सॉरी, मैं शायद बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। लेकिन तभी अचानक कोई चीज उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेती है। एक पर्पल स्ट्राइक बिजली की तरह चमकती है और हमारा गाय तुरंत एक्शन में कूद पड़ता है। तभी एक आदमी चिल्लाता है, शैडो स्पाइडर। भाई, पूरा सीन पर्पल सोलो लेवलिंग वाइब दे रहा था। अगले ही पल किसी का जोरदार हमला पड़ता है और वो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है। वो स्पाइडर की टांग को सिर्फ अपनी फिंगर्स से पकड़ता है और एक पावरफुल फिंगर स्ट्राइक के साथ उसे बीच से उखाड़ देता है। बेचारे स्पाइडर को तो समझ ही नहीं आया कि वो किस मॉन्स्टर से भिड़ गया। फिर हमारा हीरो उसी टूटी हुई टांग को वेपन की तरह इस्तेमाल करके स्पाइडर का सिर जमीन में ठोक देता है। ब्रूटल, बिल्कुल ब्रूटल। क्रिएचर दर्द में तड़पने लगता है। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ता है और आखिरकार धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ लिटिल सी डर के मारे पीछे से उसे कसकर पकड़ लेती है। अरे रिलैक्स गर्ल, उसने ऑलरेडी तुम्हारी जान बचा ली है। बाकी पूरी पार्टी अब शॉक में थी। लीडर तक हैरानी से सोचता है, क्या मार्शल आर्टिस्ट क्लास सच में इतनी स्ट्रांग होती है? लेकिन तभी दूसरा आदमी सिर हिलाकर बोलता है, मैंने सैकड़ों मार्शल आर्टिस्ट देखे हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था। वो समझाता है कि इस लड़के को स्पाइडर के वीकेस्ट जॉइंट्स की एग्जैक्ट जानकारी थी। उसने मिनिमम फोर्स लगाकर उसकी टांग पकड़ ली। मतलब इस आदमी को मॉन्स्टर्स की एनाटॉमी तक परफेक्टली पता है और उसने सिर्फ प्योर स्किल से अपने से हायर लेवल क्रीचर को हरा दिया। तभी हमारा गाय पीछे मुड़कर कैजुअली पूछता है, लिटिल शी, और कितनी देर पकड़कर रखने का प्लान है? लेकिन वो अभी भी उसे छोड़े नहीं होती। तब वो मजाक में बोलता है, ऐसे पकड़ोगी तो मैं घुटकर मर जाऊंगा। थोड़ा ओवर एक्टिंग नहीं हो गया भाई? ये सुनते ही यांगशी शर्म से लाल पड़ जाती है। तभी सिस्टम उसे एक्सपीरियंस गेन होने का नोटिफिकेशन देता है। वो नोटिस करता है कि मॉन्स्टर पाथ चुनने के बाद ज्यादा कुछ बदला नहीं था। अब उसे रैंक्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, ना ही किसी रिस्ट्रिक्शंस की। उसे बस मॉन्स्टर्स मारते रहना था। इसी वजह से अपनी पिछली जिंदगी में वो इतना हाई लेवल तक पहुंच पाया था।
और अब उसके पास पहले से सारी नॉलेज मौजूद थी, इसलिए इस बार वो और भी तेजी से इवॉल्व करेगा। थोड़ी देर बाद लीडर उसके पास आकर अपोलोजाइज करता है। वो कहता है, तुम सच में कुछ अलग हो, मैंने तुम्हें गलत समझा। फिर वो उसे लिटिल जी को बचाने के लिए थैंक्स कहता है और बताता है कि उसे रिवॉर्ड पूल में हिस्सा मिलेगा। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट बस आराम से जवाब देता है, कोई बड़ी बात नहीं, डंजन में किसी को बचाना तो नॉर्मल बात है। लीडर थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर हंस देता है। उसे पता था कि ये लड़का जानबूझकर उसे प्रोवोक कर रहा है। कुछ देर बाद टीम आगे बढ़ती है। लीडर लगातार स्पाइडर को काटता जा रहा था और जमीन पर कॉर्प्स का ढेर लग चुका था। वो अनाउंस करता है, बॉस अब पास ही होना चाहिए। फिर सबकी तरफ देखकर कहता है, प्लान वही रहेगा, मैं उसका अटेंशन खींचूंगा और तुम लोग अटैक करना। फिर वो फायर मैच की तरफ मुड़कर बोलता है, तैयार रहना, जैसे ही मैं पीछे हटूं तुरंत फायर अनलीश कर देना। तभी आर्चर कैजुअली बोलता है, हम लोग इतने फास्ट चल रहे हैं कि शायद मास्क का ट्रायल अभी भी चल रहा होगा। लेकिन दूसरा आदमी तुरंत बोल पड़ता है, उसकी चिंता करना बेकार है, वो हिपोक्रेट तो गिल्टी साबित होगा ही। आर्चर फिर भी क्यूरियस होकर कहता है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि उस मास्क के नीचे उसका चेहरा कैसा दिखता होगा, क्योंकि आज तक किसी ने उसका फेस देखा ही नहीं। फायर मेज अचानक बोलती है, मैंने तो रूमर्स भी सुने हैं कि शायद द मास्क असल में एक वुमन हो। फिर वो सिर हिलाकर कहती है, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि जिसे मैं कभी ह्यूमैनिटी का सेवियर समझती थी वही किसी सिटी में मैसेकर कर सकता है। तभी यांगशी तुरंत बोल पड़ती है, ऐसी बातें मत करो। वो इंसिस्ट करती है कि जिस सिटी को मास्क ने डिस्ट्रॉय किया था वहां के लोग पहले ही एक वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे जो उन्हें मॉन्स्टर्स में बदल रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि उसने वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन स्पीयर वाला आदमी हंस पड़ता है, वाह, तुम अभी भी उसका बचाव कर रही हो, कहीं तुम उन क्रेजी ऑनलाइन फैंस में से तो नहीं। तभी लीडर सबको रोकते हुए कहता है, बस करो ये बातें, बॉस पर फोकस करो, लड़के के सामने खुद को एम्बैरेस मत करो। फिर वो आगे बढ़कर दरवाजे की तरफ जाता है और कहता है, चलो इसे हमेशा के लिए खत्म करते हैं। डंजियन के अंदर अब वो लोग एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर तरफ मोटे स्पाइडर वेब्स फैले हुए थे। स्पीयर गाय धीरे से बोलता है, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर सच में लगता है कि यही इस जगह का एंड पॉइंट है। आर्चर ट्रेजर को लेकर एक्साइटेड था, जबकि मैज बॉस को डिसेक्ट करने के सपने देख रही थी। तभी अचानक कुछ हिलता है और पूरा ग्रुप डरकर वहीं जम जाता है। अगले ही पल सामने प्रकट होती है रेड स्पाइडर बॉस। लीडर तुरंत चिल्लाता है, मैं इसका अटेंशन लूंगा, बाकी सब अटैक करो। क्रीचर झपट कर उसकी तरफ आती है और दोनों के बीच तेज भिड़ंत शुरू हो जाती है। तभी आर्चर पीछे से स्नीक अटैक करके उसके सिर पर लगातार एरोज मारता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सब आराम से देख रहा था। वो नोटिस करता है कि इस लेवल के क्रीचर्स में प्रैक्टिकली कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। वो मन ही मन सोचता है, बस सही कोऑर्डिनेशन चाहिए, फिर इन्हें हैंडल करना आसान है। तभी वो आगे बढ़कर स्पाइडर की टांग पर पंच मारता है और कैजुअली सोचता है कि इसे संभालना उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान है। दूसरी तरफ मेज अपनी आंख से बेचारे स्पाइडर को लिटरली रोस्ट कर रही थी, जबकि लिटिल जी लगातार हीलिंग स्पेल कास्ट कर रही थी। स्पाइडर पूरी कोशिश करती है रेजिस्ट करने की, लेकिन कुछ देर बाद आखिरकार धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। लीडर खुश होकर सबकी टीम वर्क की तारीफ करता है। अब बस इस लेवल 3 डंजन के रिवॉर्ड्स बांटने बाकी थे और ऑब्वियसली हमारे गाय का हिस्सा याद रखना भी। लेकिन तभी प्रोटोगोनिस्ट SHQ थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है, क्योंकि सिस्टम ने साफ कहा था कि ये एक F रैंक डंजन है। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। तभी स्पीयर वाला आदमी बोलता है, और भी वियर्ड बात यह है कि चेस्ट अभी तक अपीयर नहीं हुआ। उसी समय मेज अचानक टेंस होकर कहती है, मुझे आगे कुछ महसूस हो रहा है। और तभी स्कूल गर्ल जैसी एक लड़की सामने आ जाती है। लो जी, अब असली शो शुरू। मैज हैरानी से उस लड़की के सिर पर एस्ट्रोनॉट डिजाइन वाला हेलमेट देखकर पूछती रह जाती है कि ये आखिर है क्या। लीडर तुरंत समझ जाता है और बोलता है, शायद यही वजह है कि चेस्ट अभी तक नहीं आया, ये ही इस जगह की असली बॉस होगी। स्पीयरमैन उसे ऊपर से नीचे तक देखकर हंसता है। ये तो बिल्कुल डरावनी नहीं लगती, इसे संभालना तो आसान होगा। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बदल जाती हैं। पता नहीं उस पागल लड़की के दिमाग में क्या चल रहा था। अचानक वो पूरी स्पीड से उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। स्पीयर वाला बेवकूफ तुरंत अटैक करता है, लेकिन आर्चर चिल्लाता है वो इतनी आसान अटैक डॉज कर देगी। लेकिन शॉकिंगली अटैक सीधा जाकर लड़की के पेट में घुस जाता है, या यूं कहो आर पार निकल जाता है। पूरी टीम बस स्टन्ड होकर उसे देखती रह जाती है और वो स्पीयर गाय पीछे मुड़कर कैजुअली बोलता है, हम इतनी भी मुश्किल नहीं लग रही। वो अपनी स्पीयर को पीछे खींचते हुए चिल्लाता है, बस मर जा। लेकिन अगले ही पल लड़की के पेट से वेब्स बाहर निकलती हैं और सीधा उसकी बाहों में लिपट जाती हैं।
अब बेचारा बिना वेपन के उसके बिल्कुल सामने फंस चुका था और फिर क्रैक, अगले ही सेकंड उसकी दोनों बाहें टूट जाती हैं। वो दर्द से चीखने लगता है। आर्चर डरकर चिल्लाता है, भाई, जबकि लीडर तुरंत सबको प्रिपेयर होने को कहता है। इसके पास स्पेशल अटैक्स हैं। फायर मैज तुरंत अपनी फ्लेम्स तैयार करती है और वेब्स को जलाने के लिए आग छोड़ती है। लड़की के चारों तरफ फ्लेम्स भड़क उठती हैं। तभी आर्चर गुस्से में आगे बढ़ता है। अरे भाई, क्या बेवकूफ मूव था। आर्चर होकर मीली रेंज में कौन जाता है। अचानक वो वहीं रुक जाता है। आग के बीच कुछ हिलता है और फिर लड़की की पीठ से कई लेग्स बाहर निकलने लगती हैं। अब डर लग रहा है ना। सामने थी 6 लेग्ड हाई स्कूल स्पाइडर बॉस और ऑनेस्टली ये बॉस पूरी तरह नेक्स्ट लेवल थी। ऐसा मेंटल नाइटमेयर शायद किसी ने पहले नहीं देखा होगा। उधर टूटी बाहों वाला लड़का दर्द में तड़प रहा था कि तभी एक विशाल पैर ऊपर उठता है और धड़ाम सीधा उसके चेस्ट पर गिरता है। भाई, लोग स्टेप ऑन मी मजाक में बोलते हैं, ये वाला नहीं। फिर उसकी लंबी स्पाइडर लेग अजीब तरीके से स्ट्रेच होने लगती है। आर्चर गुस्से में चिल्लाता है, मैं इस कमीनी को मार डालूंगा। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत उसे रोकता है। वो कहता है, रेकलेस मत बनो, इसकी ताकत देखकर साफ है तुम्हारा हाल भी तुम्हारे दोस्त जैसा होगा। आर्चर कांप जाता है। लीडर भी सिर हिलाकर कहता है, बिना प्लान के अटैक करके हम नहीं जीतेंगे। फिर वो मेज से पूछता है, पोर्टल्स आने में कितना टाइम है। वो जवाब देती है, कम से कम 3 आवर्स। लीडर तुरंत फैसला करता है, तब तक हमें बस भागकर सरवाइव करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्रीचर पहले ही उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो फिर से अटैक तैयार करती है और उसके पेट से एक और वेब ब्लास्ट निकलता है। इस बार कैप्टन की बांह फंस जाती है। आर्चर घबराकर हमला करता है और कैप्टन का नाम चिल्लाता है, लेकिन स्टमक स्पाइडर तुरंत दूसरी तरफ वेब्स की बारिश कर देती है और लो, दूसरा बेवकूफ भी फंस गया। अब दोनों वेब्स में लटकते हुए उसकी तरफ खींचे जा रहे थे। भाई, उस कर्स्ड स्टमक से आखिर निकल क्या नहीं रहा था। स्पीयर वाले को अटैक करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। अब बेचारा पूरा निगल लिया जाने वाला था। ऑनेस्टली मुझे लगा था हमारा प्रोटोगोनिस्ट उसे बचा लेगा, लेकिन नोप, लगता है भाई साहब सिर्फ लड़कियों को सेव करते हैं। बाकी दोनों डर से कांपते खड़े रहते हैं और अगले ही पल वो आदमी पूरा निगल लिया जाता है। एक और टीममेट गिर चुका था। अब सिर्फ लीडर ही ठीक से खड़ा था। वो अपने शरीर से रेड ऑरा एक्टिवेट करता है और पूरी ताकत से उसकी तरफ स्लैश मारता है। एक पल के लिए लगता है कि उसने वेब्स काट दिए, लेकिन अगले ही सेकंड वो शॉक में जम जाता है। क्रिएचर ने उसकी तलवार अपने स्पाइडर लेग से रोक ली थी। वो तुरंत नीचे झुकता है क्योंकि वो मॉन्स्टर उसकी बांह पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ आ जाता है अब वो भी खाया जाने वाला है। तभी अचानक कोई चिल्लाता है, स्वॉर्ड मुझे दो। वो हमारा प्रोटैगनिस्ट था। वो कहता है, इस सिचुएशन में सिर्फ एक सोल्यूशन है, उसका आर्म काटना पड़ेगा। लीडर कुछ पल के लिए स्टन्ड रह जाता है, लेकिन उसे भी पता था कि यही एक तरीका है। वो बिना आर्ग्यू किए स्वॉर्ड उसे पकड़ा देता है। हमारा गाय 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। वो तलवार पकड़ता है, हवा में छलांग लगाता है और स्लैश मारता है। ऑनेस्टली मुझे लगा था वो वेब काटेगा, प्लॉट ट्विस्ट वाला मोमेंट आएगा, लेकिन नहीं भाई, उसने सीधा आदमी का हाथ ही काट दिया। बेचारा लीडर शायद सोच रहा होगा कि वो किसी हीरोइक फ्रेंडशिप स्टोरी में है। वो जायंट स्पाइडर गर्ल पूरी पागलों की तरह इधर उधर उछल रही थी, जबकि हमारा प्रोटोगोनिस्ट बिना हाथ वाले लीडर को लेकर भाग रहा था। यांगशी तुरंत उनके पास पहुंचती है और हीलिंग स्पेल कास्ट करने लगती है, लेकिन बेचारी फायर मेज पीछे छूट चुकी थी। वो पैनिक में चीख रही थी, मैं मरना नहीं चाहती। दूसरी तरफ लिटिल शी घबराकर पूछती है, हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? लेकिन हमारा गाय शांत आवाज में जवाब देता है, एस्केप करना इम्पॉसिबल है। फिर वो समझाता है कि क्रीचर ने उन्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे लोगों का डर देखकर मजा आता है। इस तरह के मॉन्स्टर्स को चोजन कहा जाता है। ये ऑर्डिनरी लोगों की नेगेटिव फीलिंग्स पर फीड करते हैं। लिटिल सी पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है। तब प्रोटोगोनिस्ट बताता है कि इन क्रिएचर्स को दूसरी दुनिया के गॉड्स चुनते हैं। उसके बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिससे उनका अपीयरेंस इतना वियर्ड बन जाता है। वो कैजुअली कहता है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसे काउंटलेस गॉड्स को मारा है, लेकिन अभी अपनी करंट हालत में वो इस मॉन्स्टर को भी आसानी से हैंडल नहीं कर सकता। उधर स्पाइडर स्कूल गर्ल तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी कई लेग्स इतनी तेजी से चल रही थीं कि खुद उसे संभालना मुश्किल हो रहा था और फिर से उसके फटे हुए स्टमक से कुछ अजीब चीज बाहर निकलने लगी। तभी लिटिल शी को हवा में कुछ गलत महसूस होता है और वो तुरंत सबके चारों तरफ शील्ड एक्टिवेट कर देती है, लेकिन फायर मेज दूर थी और अचानक उसका सिर घूमने लगता है। वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी। हीलर घबराकर बताती है, ये पॉइजन है, माइंड कंट्रोल टाइप। स्पाइडर धीरे धीरे उनके करीब आती है, लेकिन फिर अचानक रुक जाती है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था, जैसे वो सोच रही हो, ये अभी तक मेरा खाना क्यों नहीं बना। नेचुरली हमारा हीरो ही अलग निकला। वो आराम से कहता है,
मेरी ताकत भले चली गई हो, लेकिन मेरी मेंटल फोर्टिट्यूड अभी भी बाकी है। फिर वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। मुझ पर तुम्हारा कंट्रोल अभी बहुत वीक है। और ठीक उसी पल वो खुद भी महसूस करता है कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उसका मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका था। वो आगे कदम बढ़ाता है और कहता है, तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। अगर तुमने यहाँ सबकी जान खतरे में ना डाली होती तो शायद मैं सीरियसली लड़ने का सोचता भी नहीं। फिर वो ठंडी आवाज में जोड़ता है, एक मामूली चोजन के लिए ये गर्व की बात है कि वो मेरी इस फॉर्म को सबसे पहले देख रही है। भाई, लेवल 1 होकर भी बंदा स्ट्रेट अप लेवल 989 फाइनल बॉस लग रहा था। बेचारी स्पाइडर फिर से अपनी पावर्स इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑनेस्टली गर्ल, अब तो तुम्हारी पिटाई तय है। हमारा गाय ऐसी स्टांस लेता है जैसे यूसेन बोल्ट रेस शुरू होने से पहले खड़ा होता है, फिर अगले ही सेकंड धड़ाम वो बिजली की स्पीड से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। स्पाइडर शॉक में वहीं खड़ी रह जाती है। वो अपनी लेग्स उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही स्लैश पड़ चुका था। वो धीरे से साइड में देखती है और पाती है कि हमारा प्रोटोगोनिस्ट उसकी एक लेग पकड़े खड़ा है। ऑनेस्टली उसके पास इतनी लेग्स थी कि शायद उसने सोचा होगा एक कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, उसके चेहरे से साफ था कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। खासकर तब जब खून नदी की तरह बहना शुरू हो गया। प्रोटैगनिस्ट आराम से उसकी कटी हुई लेग को देखते हुए बोलता है, लंबी है लेकिन क्वालिटी अच्छी है। भाई बिल्कुल चिल होकर रोस्ट कर रहा था। स्पाइडर गुस्से में उसकी तरफ वेब नेट फेंकती है, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने वेब से जमीन तक तोड़ दी हो। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, बस इतना ही। और सामने खड़ा था हमारा पूरा यूसेन बोल्ट लेग कलेक्टर मोड वाला हीरो। वो कहता है, तुम सिर्फ लेवल 4 चोजन हो। पोटेंशियल तो है तुम्हारे अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें ग्रो नहीं करने दूंगा। अगले ही पल वो फिर चार्ज करता है। लगातार स्लैशेस की बारिश स्पाइडर पर टूट पड़ती है। कुछ सेकंड्स बाद वो उसके पीछे खड़ा दिखाई देता है और ऑनेस्टली शुक्र मनाओ उसने उसकी एक लेग छोड़ दी, वरना बेचारी सीधा जमीन पे गिर जाती। वो उसकी बची हुई लेग के टुकड़े भी छोड़ देता है और ठंडी आवाज में कहता है, चलो अब इसे जल्दी खत्म करते हैं। अब वो जायंट स्पाइडर गर्ल सच में कांप रही थी। अपनी आखिरी लेग के सहारे वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा मॉन्स्टर बॉय उससे भी तेज था। अगले ही पल वो फिर उसके सामने पहुंच जाता है और एक और स्लैश मारता है। अब वो जमीन पर पड़ी थी, किसी कटे फटे ऑक्टोपस जैसी हालत में। वो डेस्परेटली रेंगते हुए दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी प्रोटोगोनिस्ट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो शांत आवाज में कहता है, तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि तुम्हारा एंड इतनी जल्दी आ जाएगा। फिर वो अपना पैर उठाता है और धड़ाम सीधा उसके सिर पे मार देता है। उसी के साथ डंजन कंप्लीट हो जाता है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे डीमन स्पाइडर लेग मिलता है। दूसरी तरफ सिटी के बाहर यांगशी सोच में डूबी खड़ी थी। वो कहती है कि डंजन से टेलीपोर्ट हुए पूरे 2 आवर्स हो चुके हैं, लेकिन अंदर जो कुछ हुआ वो अभी भी किसी ड्रीम जैसा लग रहा है। उसे बस इतना याद है कि जैसे ही उसकी आंख खुली वो बाहर थी। कैप्टन को इंजरीज की वजह से हॉस्पिटल ले जाया गया था और सरप्राइजिंगली वो और छोटी फायर मैज दोनों सेफ बाहर आ गई थी, लेकिन उसने अभी तक SHQ को नहीं देखा था और उसके मन में डर था कि कहीं वो मर तो नहीं गया। तभी अचानक उसे कुछ दिखता है। सामने हमारा गीगा चैट प्रोटैगनिस्ट खड़ा था। इस वक्त वो रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था। प्रॉब्लम बस ये थी कि किसी भी रैंडम रूम का रेंट 3000 से ऊपर था। अब सवाल ये था, क्या हमारी काइंड हीलर उसे रहने की जगह देगी? जब वो एक नॉर्मल इंसान था तब उसके पेरेंट्स उसका ख्याल रखते थे और हंटर बनने के बाद उसकी सारी चिंता सिर्फ मॉन्स्टर्स तक सीमित थी। इसलिए अब पहली बार वो इस अजीब सोशल कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहा था, जिसका नाम है मनी। तभी हमारी प्यारी हीलर उसे आवाज देती है। वो उसकी तरफ देखकर कैजुअली बोलता है, डंजन हीलर। और ऑब्वियसली ये सुनकर वो खुश नहीं होती। वो तुरंत उसे करेक्ट करती है, मुझे यांगशी कहो। फिर मुस्कुराकर बोलती है, वैसे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम भी सेफ हो। फिर उसकी नजर उन रेंटल लिस्टिंग्स पे जाती है जो वो देख रहा था। वो पूछती है, क्या तुम रहने की जगह ढूंढ रहे हो? वो सीधा जवाब देता है, हाँ। फिर वो पूछती है, कोई रिलेटिव्स या कहीं और जाने की जगह? और वो सिंपली कहता है, नहीं। बस फिर क्या था? मैडम गहरी सोच में चली गई। अगले ही सीन में दोनों उसके घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वो समझाती है कि ये सिटी कैलामिटी के 40 इयर्स बाद बनाई गई थी, लेकिन नई सिटी के तेजी से डेवलप होने की वजह से पुराना इलाका अब अर्बन विलेज कहलाता है। आखिरकार वो लोग उसके घर पहुंचते हैं। वो थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहती है, चिंता मत करो, यहाँ एक अलग रूम है, तुम्हें कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी। तभी दरवाजे के पास प्रोटोगोनिस्ट की नजर एक फोटो और मेडल पर पड़ती है। यांगशी बताती है कि वो मेडल उसके फादर को मिलिट्री छोड़ने के बाद मिला था। वो कहती है, मेरे मुकाबले वो बहुत अमेजिंग थे। मैं तो सिर्फ लेवल 2 हीलर हूँ, लेकिन मेरे फादर लेवल 5 कॉम्बैट हंटर थे।
उसने काउंटलेस कैंपेन्स में हिस्सा लिया था। वो तो ये तक कहते थे कि उन्होंने कभी मास्क लॉर्ड के साथ साइड बाय साइड लड़ाई लड़ी थी। लेकिन फिर वो ऑकवर्ड हंसी के साथ कहती है, हालांकि मुझे नहीं पता ये सच था या नहीं। वो ये कहानी इतनी बार सुनाते थे कि अब खुद मुझे भी भरोसा नहीं होता। फिर वो धीरे से जोड़ती है, शायद वो झूठ ही था, क्योंकि वो काफी शराब पीते थे। और ऑनेस्टली मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मास्क लॉर्ड किसी लो रैंकिंग ऑफिसर के साथ घूमता होगा। तभी प्रोटैगनिस्ट उससे पूछता है, तुम्हारे फादर अब कहाँ हैं? कुछ पल चुप रहने के बाद वो धीरे से जवाब देती है, उनकी डेथ हो गई। फिर वो फोटो की तरफ देखते हुए कहती है कि उनके शरीर पर वॉर्स के काउंटलेस घाव थे और आर्मी छोड़ने के कुछ समय बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर वो उससे पूछता है, तुम्हारी मदर? यांगशी कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, उनकी भी डेथ हो गई थी मेरी छोटी बहन को जन्म देते समय। ये सुनकर हमारा प्रोटोगोनिस्ट थोड़ा शांत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि इस चेयरफुल लड़की की जिंदगी भी आसान नहीं रही। लेकिन यांगशी फिर मुस्कुराकर कहती है, वरी मत करो, बहुत पुरानी बात है, मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ। फिर वो उसे अंदर आने के लिए कहती है। घर में आते ही वो बोलती है, मैं तुम्हारे लिए बेड ले आती हूँ, बस अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तुम्हारे पहनने लायक क्लोथ्स नहीं है। फिर वो बाईं तरफ वाले कमरे की ओर इशारा करके कहती है, वो रूम खाली है, तुम वहां रह सकते हो। हमारा गाय उसकी काइंडनेस के लिए जेन्युइनली थैंकफुल होता है। वो कहता है, जैसे ही मैं पैसे कमाऊंगा तुम्हारा सब एहसान चुका दूंगा। तभी अचानक एक व्हील चेयर घूमते हुए उनके पास आती है। उस पर बैठी लड़की सीधा पूछती है, ये बेवकूफ कौन है? लिटिल जी तुरंत कहती है, तियन ले, टेंशन मत लो, इसका नाम एचएक है, मैं इससे डंजन में मिली थी और ये कुछ दिनों तक हमारे साथ रहेगा। लेकिन तियन ले कंफ्यूज होकर पूछती है, तुम लोग अभी मिले हो और तुम इसे घर ले आई? भाई ये लड़की स्मॉल टॉक में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, सीधा पॉइंट पर अटैक। फिर बिना कुछ और बोले उसका मूड वैसे ही खत्म हो जाता है। यांगशी ऑकवर्ड होकर अपोलोजाइज करती है। वो समझाती है कि उसकी सिस्टर असल में अच्छी इंसान है, बस थोड़ी शाय है और बाहर जाना पसंद नहीं करती। फिर वो धीरे से कहती है, आज मास्क लॉर्ड के ट्रायल का दिन था और वो हमेशा से उन्हें एडमायर करती थी, शायद इसलिए अपसेट है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। तो अभी भी कुछ फैंस बचे हैं। बाद में तियन ले अपने कमरे में बैठकर इंटरनेट देख रही थी। ऑनलाइन लोग बहस कर रहे थे कि क्या मास्क लॉर्ड से उसकी सारी पावर सरेंडर करवाना ज्यादा हार्श पनिशमेंट था। कुछ लोग उसके सपोर्ट में थे, कुछ खिलाफ, मतलब यूजुअल इंटरनेट वॉर चल रही थी। लेकिन त्यान ले गुस्से से कीबोर्ड पीटते हुए बोलती है, इन इडियट्स को कुछ नहीं पता। उसने सारे रिसोर्सेज इसलिए रखे थे क्योंकि ह्यूमैनिटी को बचाने वाला वही अकेला इंसान था। और बस फिर क्या, मैडम पूरी ऑनलाइन वॉरियर मोड में चली जाती है, कीबोर्ड पर ऐसी टाइपिंग शुरू करती है जैसे वर्ल्ड वॉर जीतना हो। थोड़ी देर बाद बाहर से यांगशी आवाज देती है, डिनर तैयार है। लेकिन तियनले जवाब देती है, मैं आज नहीं खाऊंगी, बिजी हूँ। यांगशी उसे समझाती है, कम से कम बाहर आ जाओ, हमारे यहाँ गेस्ट है। लेकिन उसकी सिस्टर तुरंत बोलती है, वो मास्क लॉर्ड तो नहीं है ना, फिर मुझे हेलो बोलने बाहर आने की जरूरत नहीं। बाहर खड़ी यांगशी बस हेल्पलेस साई छोड़ देती है। फिर टेबल पर बैठकर वो एसएचक्यू से माफी मांगती है, सॉरी खाना थोड़ा सिंपल है। लेकिन हमारा गाय आराम से जवाब देता है, कोई बात नहीं, जब मैं डंजन्स में रहता था तब रॉ मॉन्स्टर मीट खाता था, ये तो उससे 10 टाइम्स बेहतर है। हालांकि अंदर ही अंदर वो हमेशा जानता था कि यही खाना उसे ह्यूमैनिटी के लिए लड़ने की ताकत देता था। तभी टीवी पर न्यूज़ चलने लगती है। रिपोर्टर पूछता है, प्रोफेसर जंग, क्या आपको ट्रायल के दौरान हुई घटना के बारे में पता है? इस पर आपका क्या ओपिनियन है? प्रोफेसर जंग जवाब देता है, कांग्रेस का अपना जजमेंट है और सिटीजन्स को उस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन फिर वो बताता है कि इंटरनेट पर एक थ्योरी भी फैल रही है। लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि मास्क लॉर्ड के अपनी पावर खोने वाली कहानी पूरी तरह फेक है, क्योंकि सपोजिडली पावर सरेंडर करने के तुरंत बाद वो सबके सामने से गायब हो गया था। हालांकि वो जोड़ता है, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी है, जरूरी नहीं कि ये सच हो। फिर रिपोर्टर पूछता है, क्या अब ह्यूमैनिटी खतरे में है क्योंकि अब मास्क लॉर्ड उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद नहीं है? प्रोफेसर जंग तुरंत जवाब देता है, ये बहुत बड़ी एग्जेग्रेशन है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटी यहाँ तक सिर्फ एक इंसान की वजह से पहुंची, हम सबने मिलकर इन क्राइसिस को पार किया है। प्रोफेसर जांग टीवी पर बोलता रहता है कि मास्क लॉर्ड के लिए लोगों का ये डिसइल्यूजनमेंट न सिर्फ गलत है बल्कि डेंजरस भी है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है, इवन विदाउट देम के लॉर्ड ह्यूमैनिटी आगे बढ़ती रहेगी ग्लोरी की तरफ। दोनों चुपचाप टीवी देखते रहते हैं। तभी यांगशी धीरे से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है शायद मास्क लॉर्ड सच में पनिशमेंट से बचना चाहता था? तभी उसकी नजर हमारे प्रोटैगनिस्ट पर पड़ती है, जो आराम से अपना 4th बोल ऑफ राइस भर रहा था। वो थोड़ा हक्का बक्का होकर पूछती है, तुम्हारा पेट ब्लैक होल है क्या? फिर क्यूरियोसिटी से पूछती है, वैसे तुम क्या सोचते हो मास्क लॉर्ड और उसके एक्शंस के बारे में? वो अपनी राय भी बताती है,
मुझे लगता है उसने जो भी किया उसके पीछे कोई रीजन जरूर रहा होगा। हमारा गाय बस छोटा सा जवाब देता है, मे बी। यांगशी हल्का सा मुंह बनाकर कहती है, तुम बहुत इंडिफरेंट हो। फिर हंसते हुए बोलती है, वैसे अगर मेरी सिस्टर तियानले ये प्रोग्राम देख रही होती ना तो अब तक टीवी तोड़ चुकी होती। तभी अचानक बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। कोई दरवाजे पर चिल्ला रहा था, क्या सच में तुम्हें लगता है कि यहाँ छिपकर सेफ रहोगी? यांगशी का चेहरा तुरंत उतर जाता है। वो कहती है, ये कैंग इन्वेस्टमेंट फर्म वाले हैं। बाहर से वही आदमी फिर चिल्लाता है, दरवाजा खोलो या फिर आग में मरने का एक्सपीरियंस लेना है। ये सुनते ही यांगशी जल्दी से दरवाजा खोलती है। बाहर कुछ गैंगस्टर्स खड़े थे। उनमें से एक हंसते हुए बोलता है, ओहो, आखिरकार मैडम बाहर आ ही गईं। दूसरा आदमी मुस्कुराकर कहता है, इसे यहाँ देखना रेयर हो गया है। यांगशी गुस्से में मास्टर जेड से कहती है, मैं पहले भी साफ बोल चुकी हूँ, मैं ये हाउस नहीं बेचूंगी। लेकिन जी ठंडी मुस्कान के साथ पूछता है, तुम्हें अपनी हालत समझ नहीं आ रही क्या? फिर वो कैजुअली बताता है कि उसने सुना है उसकी टीम डिबैंड हो गई, एक मेंबर इंजर्ड और दूसरा मर गया। कितना दुखद। यांगशी डरकर पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? वो हंसकर जवाब देता है, प्रायोरिटी क्लाइंट हो तुम हमारी, ऑब्वियसली तुम्हारी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है। भाई, पुलिस को तो इसे वहीं पकड़ लेना चाहिए था। अभी एंट्री हुई नहीं और ऑलरेडी क्रीपी विलन मोड चालू। फिर वो आगे झुककर पूछता है, अब क्या करोगी? तुम्हारा आखिरी सहारा भी टूट चुका है। लेकिन लिटिल सी बेवकूफ नहीं थी। उसे साफ समझ आ रहा था कि ये आदमी क्या चाहता है। वो कहता है, मैं तुम्हें 5 डेज देता हूँ ऑफर सोचने के लिए, वरना यहाँ चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। फिर वो कैजुअली बोलता है कि अगर वो प्रॉपर्टी छोड़ दें तो उन्हें 100,000 मिल जाएंगे। यांगशी शॉक्ड होकर पूछती है, क्या? पहले तो तुम लोग 3 मिलियन ऑफर कर रहे थे। भले ही उसने कभी बेचने का सोचा नहीं था, लेकिन 100,000 तो इंसल्ट लेवल ऑफर था। जी बस कंधे उचकाकर कहता है, मार्केट क्रेजी है, प्रॉपर्टी प्राइसेस कभी भी बदल सकती हैं। फिर वो आगे बढ़कर फुसफुसाता है, और वैसे भी तुम्हारे पास मुश्किल से 30,000 बचे हैं ना, सब अपनी सिस्टर की केयर में खर्च कर देती हो। तभी पीछे से कोई और आदमी आगे आता है। झेड़ मुस्कुराकर पूछता है, और ये तुम्हारे पीछे कौन है? वो न्यूकमर आगे बढ़ता है और हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था तुम्हें ओल्डर गाइस पसंद है। फिर वो हाथ बढ़ाकर बोलता है, नाम है केंजिक बुरो। नाम सुनकर पूरा जापानीज विलन वाइब आ रहा था। वो प्राउडली बताता है कि वो कजान इन्वेस्टमेंट फर्म के लीडर्स में से एक है। हमारा प्रोटैगनिस्ट भी शांत चेहरे के साथ उससे हैंडशेक करने आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही दोनों के हाथ मिलते हैं, यांगशी तुरंत वार्निंग देती है, केयरफुल, ये फिजिकल स्ट्रेंथ में स्किल्ड है। और सच में हैंडशेक अगले ही पल ट्रैप बन जाता है। वो आदमी पूरी ताकत लगाकर हमारे गाय का हाथ क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट का चेहरा बिल्कुल काम रहता है। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में कुछ बदलने लगता है, जैसे अंदर कोई डेंजरस स्विच ऑन हो गया हो। सरप्राइजिंगली केनेजिक बुरो अचानक उसके मेंटल फील्ड में घुसने की कोशिश करता है। उसका प्लान सीधा था, वो हमारे प्रोटैगनिस्ट का दिमाग तोड़कर उसे आधे महीने के लिए कोमा में डाल देना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो उसके मेंटल फील्ड के अंदर बढ़ता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। कोर कहाँ है? नॉर्मली वो किसी का भी मेंटल कोर इंस्टेंटली ढूंढ लेता था, लेकिन यहाँ उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था। और तभी उसे एहसास होता है, हमारे गाय का माइंड इंसेनली विशाल था, इतना बड़ा कि केंजिक उसकी गहराई तक समझ ही नहीं पा रहा था। अब उसके चेहरे पर पैनिक साफ दिखने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी एक भयानक मेंटल वेव उसकी तरफ आती है और उसे पूरी तरह डुबो देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी केओटिक समुद्र में फंस गया हो। तभी पानी के नीचे से एक क्रीचर उसे घूरता है। उसकी आंखें देखकर ही रूह कांप जाए। डर के मारे केंजिक चीख पड़ता है, मॉन्स्टर! दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर चुका था। उसके आदमी घबराकर चिल्लाते हैं, बॉस! यांगशी को कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है शायद वो आदमी कोई ड्रामा कर रहा है, बीमार बनने का एक्ट, ताकि वो लोग डर जाएं। तभी पीछे से एक गैंगस्टर गुस्से में प्रोटैगनिस्ट को पंच मारने बढ़ता है और चिल्लाता है, तूने बॉस के साथ क्या किया? लेकिन दूसरा आदमी तुरंत उसे रोक देता है। वो नर्वस होकर कहता है, केयरफुल रहो, अगर इसने बॉस को इतनी जल्दी गिरा दिया तो ये कम से कम लेवल 3 साइकिक होगा। फिर वो अपने अनकॉन्शियस बॉस को उठाता है और सरकास्टिकली यांगशी से कहता है, वाह, हमें नहीं पता था तुम इतना पावरफुल बॉयफ्रेंड ढूंढ लोगी। उसके बाद वो लोग जाते जाते वार्निंग देते हैं, आज जो हुआ उसका हिसाब जरूर होगा। उनके जाने के बाद यांगशी धीरे से पूछती है, क्या वो तुम्हारी वजह से बेहोश हुआ? हमारा प्रोटैगनिस्ट समझाने की कोशिश करता है, मैंने टेक्निकली कुछ नहीं किया, वो खुद ही मेरे मेंटल फील्ड से भिड़ने चला गया था और खुद को नॉकआउट कर लिया। फिर वो उससे पूछता है, क्या ये लोग काफी समय से तुम्हें परेशान कर रहे हैं? यांगशी सिर हिलाकर जवाब देती है,
4 ईयर्स से। वो बताती है कि उसके फादर की डेथ के तुरंत बाद ही ये लोग हाउस खरीदने आ गए थे। उस वक्त उन्हें पैसों की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन तभी से ये लोग लगातार उसकी सिस्टर को थ्रेटन करते रहे, खासकर जब वो बाहर काम करने जाती थी। फिर वो बताती है कि इसी वजह से उसने कैप्टन सॉन की टीम ज्वाइन की थी। उनकी प्रेजेंस की वजह से ये गैंगस्टर्स दूर रहते थे, लेकिन अब कैप्टन हॉस्पिटल में है, इसीलिए ये फिर वापस आ गए। हमारा गाय पूछता है, तुमने गवर्नमेंट से हेल्प क्यों नहीं ली? वॉर में लड़ने वालों के फैमिलीज को सपोर्ट मिलना चाहिए। यांगशी हल्की कड़वी मुस्कान के साथ जवाब देती है, गवर्नमेंट के लिए ये मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है। लगता है काएजांग जैसी कंपनीज उन्हें पैसा देती हैं, इसलिए वो ऐसे मामलों में इन्वॉल्व नहीं होते। हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत समझ जाता है, सेम ओल्ड करप्शन, कुछ भी नहीं बदला था। लेकिन वो बस कामली कहता है, जब तक मैं इस घर में रहूंगा घर के कामों में हेल्प करूंगा। यांगशी तुरंत कहती है, तुम ऑलरेडी काफी हेल्प कर चुके हो, उन लोगों को भगाना ही बहुत था। फिर वो उससे पूछती है, अब आगे क्या करोगे? किसी और टीम के साथ डंजन्स जाओगे? वो सीधा जवाब देता है, हाँ। फिर वो उससे पूछता है, और तुम? यांगशी थोड़ी उदास होकर कहती है, मैं बस उम्मीद कर रही हूँ कि कैप्टन सॉन्ग होश में आ जाए, नहीं तो मुझे दूसरी टीम ढूंढनी पड़ेगी, और वो इतना आसान नहीं होगा। आजकल डंजियन टीम्स में ट्रेडर्स और ऐसे लोग होना कॉमन हो गया था जो पैसे के लिए एक दूसरे के साथ भी गंदा खेल खेलते थे। जबकि पुराने समय में द मास्क ने साफ रूल्स बनाए थे कि डंजन्स के अंदर इंसान को नहीं मारेगा। यांगशी फिर भी SHQ को रियाश्योर करती है। वो कहती है, अगर मुझे कोई ट्रस्टवर्दी ग्रुप मिला तो मैं तुम्हें रेकमेंड कर दूंगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे थैंक्स कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सच जानता था। अब जब वो मॉन्स्टर पाथ पे चल पड़ा है तो बड़ी टीम में रहना उसके लिए इम्पॉसिबल था, चाहे अभी हो या फ्यूचर में। मॉन्स्टर का रास्ता हमेशा अकेला ही होता है। तभी अचानक उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। उसे एक क्वेस्ट मिलता है। लोकेशन थी कॉरिडोर ऑफ नाइट, एक लेवल 4 डंजन। सिस्टम के मुताबिक डंजन बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन कंडीशन साफ थी, उसे अकेले जाना होगा। और भाई को हेजिटेंट करना आता ही नहीं था। अगले ही पल वो पोर्टल के अंदर कदम रख देता है। उसके ओवरपावर्ड सिस्टम में पहले से टेलीपोर्टेशन फीचर मौजूद था। डंजन के अंदर पहुंचते ही वो आसपास की यूरोपियन आर्किटेक्चर देखकर पहचान जाता है। पूरा प्लेस किसी क्रीपी डिज्नी कासल जैसा लग रहा था। वो इधर उधर देखता है और सामने कई गार्गोइल्स दिखाई देते हैं, और ऑनेस्टली वो बिल्कुल फ्रेंडली नहीं लग रहे थे। SHQ उन्हें पहचान लेता है और मन ही मन सोचता है, वाह, आते ही इनसे भिड़ना पड़ेगा। तभी गार्गोइल्स की आंखें खुलती हैं, वो हिलना शुरू करते हैं और जोरदार रोअर निकालते हैं। ये लेवल 3 क्रिएचर्स थे, लेकिन हमारा गाय जरा भी इंटिमिडेटेड नहीं दिखता। इन मॉन्स्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी टफ स्किन, भारी मसल्स और मैजिक रेजिस्टेंस। नॉर्मली अकेले इनके खिलाफ लड़ना नाइटमेयर माना जाता था। अगर कैप्टन सॉन्ग की टीम यहाँ होती तो बेचारे लोग फिर से पिट जाते। अगले ही पल गार्गोइल्स उस पर झपटते हैं, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट दोनों को सीधा गर्दन से पकड़ लेता है और तभी उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने लगता है। सच कहें तो इन गार्गोइल्स की किस्मत ही खराब थी जो ये उसके सामने आ गए। कुछ समय बाद अब वो एक विशाल कैथेड्रल जैसे कॉरिडोर में खड़ा था। उसके आसपास फिर से दर्जनों गार्गोइल्स थे, एक्चुअली दर्जनों से भी ज्यादा। वो पूरी तरह सराउंडेड था, लेकिन अब वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका था। वो बस हाथ से इशारा करता है, आ जाओ। बेचारे गार्गोइल्स अब प्रॉपर पिटाई खाने वाले थे। वो सब हवा में उड़ते हुए उसे ऊपर से घेर लेते हैं। हमारा बॉय नीचे झुकता है, फिर एक एक्सप्लोसिव जंप मारता है और उसके बाद शुरू होता है वन साइडेड मैसेकर। एक किक यहाँ, एक स्लैश वहां। वो एक गार्गोइल का चेस्ट क्रश कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में जमीन पर सिर्फ टूटे हुए पत्थरों के टुकड़े बचे थे। आखिर में वो आखिरी कांपते हुए गार्गोइल को उसके विंग्स से पकड़ता है और कैजुअली पूछता है, इतना डर क्यों रहा है? गार्गोइल्स के पास इमोशंस नहीं होने चाहिए ना? बेचारा भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल बीच से फट जाता है। और तभी जैसे ही हमारा प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ने वाला होता है, धड़ाम, कुछ उसके पीछे उतरता है। वो था एक बल्ड गार्गोइल, लेवल 4 बॉस। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे देखकर थोड़ा इम्प्रेस्ड होता है। इंटरेस्टिंग, मॉन्स्टर होकर भी इंसानों जैसा अपीयरेंस। लेकिन इससे उसका एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। वो सोचता है इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। फाइट इंस्टेंटली इंटेंस हो जाती है। तभी अचानक डंजन का दरवाजा जोर से खुलता है। एक दूसरी टीम अंदर पहुंच चुकी थी, लेकिन अंदर आते ही वो सब शॉक में जम जाते हैं। जमीन पर हर तरफ सिर्फ टूटे हुए पत्थरों के ढेर पड़े थे। उनमें से एक आदमी कैप्टन से पूछता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? डंजन को खुले सिर्फ 12 आवर्स हुए हैं, हमें तो फर्स्ट टीम होना चाहिए था। कैप्टन तुरंत जवाब देता है, एनालिसिस टीम ने कंफर्म किया था कि एंट्रेंस पूरी तरह सील था। तभी टीम की एक लड़की जो हर छोटी डिटेल तक नोटिस कर रही थी, कैप्टन से कहती है, यहाँ हमसे पहले कोई एक्सेप्शनल इंसान आया था।
वो नीचे पड़े मॉन्स्टर फ्रैगमेंट्स को ध्यान से देखते हुए समझाती है कि किसी ने इन क्रीचर्स को लिटरली बीच से काट दिया था। और यही सबसे वियर्ड बात थी, क्योंकि इस तरह के मॉन्स्टर्स को नॉर्मली इम्पैक्ट वेपन से हराया जाता था ताकि उनका पत्थर जैसा शरीर टूट जाए, लेकिन यहाँ किसी ने इन्हें क्लीन स्लाइसेस में काटा था। कैप्टन शॉक में पूछता है, मतलब उसने ये सब सिर्फ अपने हाथों से किया? तभी पीछे खड़ा एक आदमी कांपती आवाज में बोलता है, कैप्टन ये देखिए। सबकी नजर पिलर की तरफ जाती है और वहां लेवल 4 बॉस इनपेलेड पड़ा था, सीधा पिलर में ठुका हुआ। सीन तुरंत शिफ्ट होता है दाहिर सिटी की इंस्पेक्शन एजेंसी में। वहां एक आदमी गुस्से में डॉक्यूमेंट टेबल पर पटकता है और चिल्लाता है, इतनी बड़ी ओवरसाइट के बाद भी अभी तक कुछ फिक्स क्यों नहीं हुआ? वो दाढ़ी वाला आदमी था। वो गुस्से में कहता है कि पिछले 7 डंजन टीम्स को एक भी लिविंग मॉन्स्टर नहीं मिला। इसका मतलब साफ है, कोई हर डंजन अकेले क्लियर कर रहा है और तुम लोग नोटिस तक नहीं कर पा रहे। तभी एक आदमी कैजुअली बोलता है, लेकिन क्या ये अच्छी बात नहीं? वैसे भी कोई ना कोई तो इन डंजन्स को क्लियर करता। लेकिन चीफ जोर से टेबल पर मुक्का मारता है, ये इलीगल कंडक्ट है। वो गुस्से में कहता है कि किसी एक इंसान को सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने देना डेंजरस है, और अगर वो दूसरे टीम्स के लिए ट्रैप्स छोड़ रहा हो तो। फिर वो ठंडी आवाज में कहता है, आज की जनरेशन ने वो बारबैरिक ईरा नहीं देखा जब लोग डंजन्स में एक दूसरे को मार देते थे। इसी वजह से ये एजेंसी बनाई गई थी ताकि लोग इतनी बेवकूफी भरी मौतों से बच सकें। फिर वो सबको इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का ऑर्डर देता है। वो खासकर उस लेवल 4 गार्गोइल डंजन का जिक्र करता है जिसे अपेरेंटली सिर्फ एक इंसान ने क्लियर किया था। डिस्ट्रक्शन देखकर लगता है कि वो कम से कम लेवल 4 या लेवल 5 होगा। तभी एक महिला पूछती है, आपको इतना यकीन कैसे है कि ये एक इंसान ने किया? टीम भी तो हो सकती है। आदमी कामली समझाता है, अगर टीम होती तो इंजरीज और कॉर्प्सेस अलग अलग वेपन्स के निशान दिखाते, लेकिन यहाँ हर क्रीचर शियर ब्रूट फोर्स से मारा गया है। फिर वो बताता है कि उनके पास उस मिस्टीरियस हंटर को ढूंढने का प्लान भी है। इन 7 डंजन्स से मिले आइटम्स बेचने वाले स्टोर्स और बिजनेसेस पर नजर रखो। सीन फिर शिफ्ट होता है हंटर ट्रेडिंग मार्केट में। एक मर्चेंट पैसे गिनकर हमारे प्रोटैगनिस्ट को देता है और कहता है, अगर और सामान हो तो फिर आना। से लेते हुए समझ जाता है कि उसे फिर से चीप प्राइस पर बेचा गया है। मर्चेंट के चेहरे की खुशी देखकर तो साफ समझ आ रहा था, लेकिन ऑनेस्टली उसे इन चीजों से ज्यादा मतलब भी नहीं था। उसका असली फोकस था सिस्टम मिशंस कंप्लीट करना और स्ट्रॉन्गर बनना। कम से कम अब उसके पास इतना पैसा था कि वो यांगशी के घर में रहने का खर्च दे सके। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है, 3200, ये बहुत कम है। वो थी यांगशी। वो सोर्ड को देखते हुए मर्चेंट से कहती है, भले ही ये पुरानी दिखती हो, लेकिन इस सोर्ड ने काउंटलेस मॉन्स्टर्स को मारा है। शॉपकीपर तुरंत नाक सिकोड़ते हुए जवाब देता है, इसी वजह से तो ये बेकार है। इतने फ्लॉज हैं इसमें कि इसकी वैल्यू बस इसमें मौजूद मेटल जितनी बची है। उसकी नजर में सोर्ड सिर्फ कबाड़ थी, इसलिए वो इतना कम प्राइस दे रहा था। यांगशी का चेहरा उतर जाता है। उसे समझ आ रहा था कि उसके फादर की सोर्ड को जंक की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तभी शॉपकीपर फेक सिंपैथी दिखाते हुए कहता है, चलो मुझे तुम पे थोड़ा तरस आ रहा है, 3500 दे देता हूँ, अब रोना बंद करो। यांगशी सोर्ड को देखते हुए धीरे से माफी मांगती है, अनफॉर्चुनेटली मुझे इसे बेचना पड़ेगा, एनुअल हॉस्पिटल बिल्स भरने हैं। लेकिन शॉपकीपर अंदर से बड़ा चालाक था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि उस सोर्ड में इस्तेमाल हुआ मटेरियल बेहद रेयर है, ऐसा मटेरियल जो सिर्फ कुछ रेयर डंजन्स में मिलता था, और वो इस डील से मोटा प्रॉफिट कमाने वाला था। वो जल्दी करवाते हुए कहता है, आज बेच दो, कल के बाद मैं 3500 भी नहीं दूंगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, एक सेकंड रुकिए, और एंट्री होती है हमारे गाय की। यांगशी उसे देखकर पूछती है, तुम कुछ बेचने आए हो? लेकिन वो कामली जवाब देता है, उस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर वो सोर्ड को ध्यान से देखता है। तभी सिस्टम तुरंत इक्विपमेंट डिस्क्रिप्शन दिखाता है। बाहर से पुरानी दिखने वाली सोर्ड के अंदर रेयर मटेरियल्स मौजूद थे। हमारा प्रोटोगोनिस्ट सीधा कहता है, मुझे ये स्वॉर्ड चाहिए। यांगशी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन शॉपकीपर तुरंत चिल्लाता है, अरे डील तो हमारी हो चुकी थी, बीच में आना बैड मैनर्स है। तभी हमारा गाय अपनी पॉकेट से एक पाउच निकालता है और कैजुअली पूछता है, ये इनफ है? शॉपकीपर का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो हक्का बक्का होकर बस इतना बोल पाता है, ये तो मैडनेस है। थोड़ी देर बाद दोनों एक बेंच पर बैठे थे। यांगशी खड़ी होकर कहती है, मैं तुम्हें पैसे वापस देना चाहती हूँ, मैं 1500 से ज्यादा नहीं रख सकती। वो जेन्युइनली परेशान थी, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट आराम से जवाब देता है, टेंशन मत लो, तुमने मुझे रहने की जगह दी है, इसे रेंट समझ लो। यांगशी तुरंत मना करती है, इतना एक्सपेंसिव रेंट कौन देता है? लेकिन सिसेच समझाता है, ये सोर्ड जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। यांगशी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ये सोर्ड भी तुम्हारी तरह मिस्टीरियस है,
फिर वो उसे ध्यान से देखते हुए बोलती है, मैं अभी तक समझ नहीं पाई, तुम स्पाइडर डंजन से सबसे पहले कैसे निकल गए, इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे कमाया, और तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो। फिर वो धीरे से कहती है, बस इस सोर्ड का अच्छे से ख्याल रखना, ये मेरे फादर की आखिरी निशानी थी। वो बताती है कि सोर्ड का नाम फ्लाइंग क्रो है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोर्ड को देखते हुए कहता है, बिल्कुल मेरी तरह शैडोज में छिपा हुआ। यांगशी अचानक उदास होकर कहती है, मैं तो अपने फादर की आखिरी चीज भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन फिर वो समझाती है कि अगर वो इसे नहीं बेचती तो चेनल्यू के ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं होते। हमारा गाय पूछता है, कैसा ट्रीटमेंट। तब यांगशी उससे पूछती है, क्या तुमने सिटी डी वाले ग्रेट इविल स्पिरिट इंसिडेंट के बारे में सुना है। वो बताती है कि वो एक लेवल 10 क्रिएचर था, इतना खतरनाक कि उसके खिलाफ भेजे गए हंटर्स पलक झपकते गायब हो जाते थे। रजिस्टर्ड हंटर्स ही नहीं, रिटायर्ड हंटर्स तक उस फाइट में शामिल हुए थे ताकि सिटीजन्स बच सके। उसी इंसिडेंट में उसके फादर की भी मौत हुई थी। लेकिन सबसे खतरनाक चीज उस मॉन्स्टर का हमला नहीं था। उस क्रीचर का सबसे खतरनाक हमला उसकी डेडली रेडिएशन थी। पूरा आसमान हरा हो गया था और रेडिएशन एनर्जी का एक विशाल स्फीयर पूरे शहर में फैलने लगा। वही रेडिएशन क्वानले के पैरों तक पहुंची थी और तभी से वो चल नहीं पाती। सबसे दुख की बात यह थी कि उसकी सिस्टर बेहद टैलेंटेड थी, यहाँ तक कि उसके पिता भी मानते थे कि वो इस जनरेशन का फ्यूचर बनेगी। वो आसानी से एक लेवल 5 हंटर बन सकती थी, लेकिन आज वो व्हीलचेयर तक सीमित रह गई थी। दूसरी तरफ लिटिल एग्जिटी, जिसे खुद कोई खास टैलेंट नहीं मिला, समहाउ एक हीलर बन गई। हमारा प्रोटोगोनिस्ट याद करता है कि उसने उस क्रिएचर को सिर्फ 1 पंच में खत्म कर दिया था, लेकिन क्योंकि वो फ्रंट लाइंस पे लड़ रहा था, उसे शहर तक पहुंचने में देर हो गई और उसके आने तक सब कुछ हो चुका था। यही उन कुछ वजहों में से एक थी जिनकी वजह से वो इन मॉन्स्टर्स से इतनी नफरत करता था। फिर वो कैजुअली कहता है कि उसे याद है गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट से प्रभावित लोगों के लिए फंड्स अप्रूव किए थे। ये सुनकर लड़की कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि उसने ऐसी किसी मदद के बारे में कभी नहीं सुना। फिर हल्की मुस्कान के साथ उसे थैंक्स बोलती है, तुमसे ये सब शेयर करके थोड़ा हल्का महसूस होता है। उसके बाद वो एक्साइटेड होकर अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाने की बात करती है। रास्ते में कुछ सूट पहने आदमी दिखाई देते हैं। वो आपस में बात कर रहे थे कि क्या सच में उन्हें इस एरिया में वो डंजियन बैंडिट मिलेगा। उनमें से एक कहता है, अगर वो डंजन गाय पैसा कमाना चाहता है तो इवेंचुअली पता चल ही जाएगा कि वो सामान कहाँ बेच रहा है। लगता है अब ऑफिशियली उस बैंडिट को ढूंढने का हंट शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ घर पर उसकी सिस्टर गुस्से में कीबोर्ड वॉर शुरू करने ही वाली थी। फिर से कुछ इडियट्स मास्क लॉर्ड को ऑनलाइन बदनाम कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होती है। लड़की तुरंत अनईजी हो जाती है। उसे लगता है न तो उसकी सिस्टर वापस आई है और ना वो लड़का। उसके दिमाग में सबसे पहला नाम आता है काइजेंग इन्वेस्टमेंट फर्म। अगले ही पल दरवाजा लगभग टूटने लगता है। बेचारी डर से कांप जाती है। वो पास पड़ी छोटी वुडन स्वॉर्ड उठा लेती है खुद को डिफेंड करने के लिए। ऑनेस्टली गर्ल, इस पॉइंट पर व्हीलचेयर घुमाकर भाग जाना ज्यादा स्मार्ट ऑप्शन था। तभी एक आदमी जोर से डोर किक करके अंदर घुसता है। वो हंसते हुए कहता है कि उसे पता था कोई घर पर है। फिर व्हीलचेयर पर बैठी लड़की को देखकर मजाक उड़ाता है, तुम्हें सच में लगा ये खिलौना हमें रोक लेगा। लेकिन लड़की बिना डरे व्हीलचेयर घुमाकर सीधा उसकी तरफ चार्ज करती है और उसे बैस्टर्ड कहकर चिल्लाती है। अनफॉर्चुनेटली आदमी आसानी से उसका हमला डोड कर देता है। फिर हंसते हुए कहता है, इतनी एनर्जी होगी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लड़की जमीन पर गिर जाती है, लेकिन हारकर भी उसे गालियां देती रहती है। आदमी उसके वुडन सोर्ड पर पैर रखकर पूछता है, सच में लगा इससे मुझे काट लोगी। फिर वो बाकी लोगों को ऑर्डर देता है कि पूरा घर सर्च करो और उन दोनों को ढूंढो, खासकर उस डैम लड़के को जिसने उनके आदमी को नॉकआउट किया था। गैंगस्टर्स घर की हालत खराब करना शुरू कर देते हैं। हर रूम उलट पुलट दिया जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटते हैं और बताते हैं कि पूरे घर में कोई नहीं मिला। नेचुरली लीडर की नजर जमीन पर गिरी हेल्पलेस लड़की पर जाती है। वो कहता है, अगर वो लड़का नहीं मिला तो इसे ही ले चलते हैं, खुद पीछे भागता हुआ आ जाएगा। तभी एक आदमी विजिबली नर्वस होकर कहता है, टेक्निकली देखा जाए तो इसे किडनैपिंग कहते हैं। लीडर आराम से जवाब देता है, पता है। फिर कोल्ड स्माइल के साथ कहता है कि उन्हें बस अपना मैसेज क्लियर करना था, और क्योंकि वो सवाल पूछ रहा था, लीडर उसे कार कीज पकड़ा देता है। ऑर्डर मिलता है कि कार को घर में ठोक दो, जब बाकी लोग आएंगे तो बस एक छोटा एक्सीडेंट लगेगा। फिर वो मुस्कुराकर जोड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली कार में कुछ गिफ्ट्स भी पड़े हैं। आदमी चुपचाप समझ गया कहता है, और बाकी सब एक्साइटेड होकर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ शहर में तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट और यांगशी घर की तरफ लौट रहे थे। यांगशी का दिल पहले से ही घबराया हुआ था। ऑनेस्टली
उन लोगों ने पुअर चेन ल्यू को बारिश में छोड़कर बहुत ही क्रूअल काम किया था। किडनैप कर लेते तो शायद कम ड्रामेटिक लगता। यांगशी अंदर ही अंदर कसम खा रही थी कि वो उन स्कॉन्ड्रेल्स को छोड़ेगी नहीं। तभी वो अचानक भागते हुए आगे बढ़ती है और चिल्लाती है, चैन ल्यू। वो अपनी सिस्टर को उठाकर संभालती है और घबराकर बताती है कि काईजांग इन्वेस्टमेंट फर्म वालों ने उनके जाते ही ये सब किया। फिर वो हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि वो उसकी सिस्टर को अंदर ले जाए जबकि वो बाहर गार्डन साफ करेगी। लेकिन जैसे ही हमारा गाय मुड़ता है, पीछे से एक जोरदार आवाज आती है। वो पलटकर देखता है और एक गार्बेज ट्रक सीधे दीवार में घुस चुका था। अगले ही पल पूरा कचरा उनके घर पर गिर जाता है। पूर यांगशी पूरा गार्बेज से ढक जाती है। ट्रक वाला आदमी फेक रिग्रेट दिखाते हुए बोलता है, ओह छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। फिर हंसकर कहता है, बस बुरा ये है कि बारिश हो रही है, अब ये कचरा पूरे घर में फैल जाएगा। जाते जाते वो विंडो से चिल्लाता है, और हाँ, हमेशा काईजेंग को याद रखना। चेन ल्यू गुस्से से कांपने लगती है, लेकिन हमारा प्रोटैगोनिस्ट उसे रोक देता है। वो कामली कहता है, अगर तुम अभी अपनी सिस्टर से बात करोगी तो उसे और बुरा लगेगा। दूसरी तरफ यांगशी गार्बेज में भीगी हुई चुपचाप वापस चलती है। दोनों सिस्टर्स बारिश में खड़ी थीं। तभी चेन ल्यू टूटती हुई आवाज में पूछती है, हमारे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? फिर वो प्रोटैगोनिस्ट की तरफ देखकर पूछती है, क्या इस दुनिया में जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है? हमारा गाय बिना इमोशन बदले जवाब देता है, जस्टिस कभी थी ही नहीं और शायद कभी होगी भी नहीं। चेन ल्यू फिर पूछती है, तो जिनके पास पावर है वो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो आसमान से गिरती बारिश को देखते हुए कहता है, क्योंकि वो भी इल्यूजन है। फिर धीरे से जोड़ता है, ये बारिश सब पर बराबर गिर रही है, लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ परेशानी है। वहीं सड़क पर रहने वाले होमलेस लोगों के लिए ये डिजास्टर है। दुनिया भी ऐसी ही है। इतना कहकर वो वुडन सोर्ड उठाता है और उसे बीच से तोड़ देता है। चेन ल्यू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पूरा सीन ड्रामा से भरा हुआ था। हमारा प्रोटैगोनिस्ट कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारे फैमिली प्रॉब्लम्स मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट है। मुझे तुम्हारी इनजस्टिसेस या ट्रबल्स में इंटरफियर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो आगे कहता है कि उसकी एनर्जी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के लिए चाहिए। लेकिन भाई, हम सब जानते हैं ऐसे डायलॉग्स के बाद स्टोरी कहाँ जाती है। अगले ही पल वो खुद मान लेता है, लेकिन तुम्हारी ये प्रॉब्लम्स अब मुझे हेडेक देने लगी हैं। चेन ल्यू तुरंत पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो सीधा जवाब देता है, इसे खत्म करने। यांगशी घबराकर उसे रोकने की कोशिश करती है, पागल मत बनो, काईजांग कोई छोटी कंपनी नहीं है। वो इंसिस्ट करती है कि उनके प्रॉब्लम्स इनसिग्निफिकेंट हैं और उसे अपनी जान रिस्क में नहीं डालनी चाहिए। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी सोर्ड निकालते हुए शांत आवाज में कहता है, हाँ इनसिग्निफिकेंट ही है। फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ता है, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी चीजों के लिए लड़ते लड़ते ही बीती है जो आखिर में इनसिग्निफिकेंट निकली। वो सोर्ड पकड़कर आगे बढ़ता है, और क्योंकि उन्होंने मुझे प्रॉब्लम दी है, अब मैं भी फेवर रिटर्न करूंगा। सीन फिर शिफ्ट होता है काईजेंग के ऑफिस की तरफ। एंट्रेंस पे कुछ आदमी बिजनेस नेगोशिएशंस की बातें कर रहे थे। तभी हमारा प्रोटैगोनिस्ट दूर से पूरे बिल्डिंग को ऑन ऑब्जर्व करता है। अंदर पूरा ऑफिस लोगों से भरा हुआ था। तभी उनमें से एक आदमी नोटिस करता है कि एंट्रेंस पे कोई खड़ा है। अगले ही पल हमारा गाय सोड हाथ में लिए अंदर आता है। एक आदमी हंस पड़ता है, लगता है एक और ट्रबल मेकर आ गया। वो लोग उसके पास जाकर पूछते हैं, तुझे पता भी है तू कहाँ आया है? दूसरा कहता है, सोड नीचे रख। लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले ही हमारा प्रोटैगनिस्ट उनके पास से गुजर चुका था। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है और अगले ही पल एक आदमी के पूरे शरीर पर एक्स शेप्ड स्लैश उभर जाता है। बाकी लोग ऐसे गिरते हैं जैसे किसी ने पोटैटोज काटकर फेंक दिए हो। तभी सिस्टम उसे एक नया क्वेस्ट देता है जिसका नाम था ब्लड सैक्रिफाइस। फ्लाइंग क्रो ब्लड मांग रही थी और उसे सभी होस्टाइल एनिमीज को खत्म करना था। ऐसा करने पर स्वॉर्ड इवॉल्व भी होने वाली थी। हमारा प्रोटैगोनिस्ट कमरे को स्कैन करता है और तभी दूसरी तरफ के डोरवे से और लोग अंदर घुस आते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरह सराउंडेड हो जाता है। गैंगस्टर्स एक दूसरे को वार्निंग देते हैं, केयरफुल रहो, इसे लाइटली मत लेना। अगले ही पल 4 आदमी एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन हमारा गाय पहले अटैक को आसानी से डॉज कर देता है, दूसरे का हमला ब्लॉक करता है और फिर धड़ाम 2 सिर हवा में उड़ जाते हैं। तभी एक और आदमी पीछे से हमला करने आता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस हल्का सा पीछे देखता है और बेचारा वहीं कांपने लगता है। वेरी पुअर चॉइस। अगले ही पल उसका हाथ कटकर अलग हो जाता है। 1 सेकंड बाद उसके रिब्स पर ऐसा वार पड़ता है कि कसाई की दुकान वाला पिग भी सिंपैथी दे दे। तभी एक आदमी चिल्लाता है, अब ओपनिंग मिली है, क्योंकि सोर्ड मोमेंटेरिली अटक गई थी। वो पीछे से पकड़ने के लिए कूदता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट सोर्ड छोड़कर सीधा उसके पेट में पंच मार देता है। आदमी शॉक में सोचता है, जो इंसान स्वॉर्ड इतनी स्किल से चला रहा है
उसका पंच टैंक से भी ज्यादा हैवी क्यों लग रहा है। अगला बॉडी भी जमीन पे गिरता है और बाकी सब टेरर में भागने लगते हैं। दूसरी तरफ एक रूम में कुछ लोग सेलिब्रेशन मूड में बैठे थे। वो बात कर रहे थे कि जल्द ही सिस्टर्स का हाउस उनका हो जाएगा। थोड़ा ओवरबोर्ड जाना पड़ा, लेकिन इस दुनिया में काम ऐसे ही होता है। ब्लॉन्ड आत्मा आदमी हंसते हुए कहता है कि ये उनका बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को रीसेल करके वो फॉर्च्यून कमाने वाले थे। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। एक आदमी पैनिक में अंदर घुसकर चिल्लाता है, प्रॉब्लम हो गई है, कोई बिल्डिंग के अंदर घुस आया है और सबको मार रहा है। वो हांफते हुए बताता है कि पूरा लॉबी मैसेक्रे बन चुका है। बॉस तुरंत पूछता है, कितने लोग हैं? और जवाब आता है, बस एक। ये सुनते ही बॉस का चेहरा बदल जाता है। काइजेंग हमेशा उन्हीं लोगों को टारगेट करता था जिनसे हाई लेवल हंटर्स का अटेंशन ना आए। अब उसे समझ आ गया था कि इस बार कुछ बहुत गलत हो गया है। वो सबको चेक करने का ऑर्डर देता है। तभी फ्लोर पर एक मैसिव एक्स घिसटने की आवाज आती है। बॉस अपनी पार्टनर के साथ आगे बढ़ता है। साइड में एक आदमी हाथ उठाकर खड़ा था, जैसे किसी मूवी सीन में मेसी मांग रहा हो। लेकिन टॉम बिना रुके क्रेसेंट स्लैश मारता है और वो आदमी वहीं गिर जाता है। तभी स्टेयर्स पर किसी के कदमों की आवाज आती है और वहां खड़ा था हमारा सैड बॉय प्रोटैगनिस्ट, ग्लोइंग रेड आईज के साथ। अब सच में सब डर गए थे। वो कामली पूछता है, इतना डर क्यों रहे हो? तुम सब लेवल 4 हंटर्स हो, इतनी आसानी से नहीं मरोगे। ब्लॉन्ड आदमी सिचुएशन समझते ही आइस स्पेल तैयार करता है। बॉस अपने एक्स में रेड एनर्जी भरने लगता है। तीसरा आदमी पिस्टल्स निकाल लेता है। हमारा प्रोटोगोनिस्ट उन्हें देखकर कैजुअली कहता है, इंटरेस्टिंग लेवल्स। उनमें से एक हंसते हुए पूछता है, अब समझ आया अपनी मिस्टेक? दूसरा आदमी बॉस को बताता है, यही वो लड़का है जो शी के घर पर था। इसी ने कैप्टन केनेजिक बुरो को नॉकआउट किया था। हमारा प्रोटोगोनिस्ट धीरे से कहता है, ह्यूमन फॉर्म में रहकर 3 लेवल 4 हंटर्स से लड़ना थोड़ा ट्रबल समिंग होगा। अगले ही पल वो लाइट्स बंद कर देता है। पूरा प्लेस अंधेरे में डूब जाता है। गैंगस्टर्स कंफ्यूज होकर पूछते हैं, क्या स्नीक अटैक करने की कोशिश कर रहा है? तभी उनमें से एक ग्रिन करता है और बोलता है, डार्कनेस मेरी दुनिया है। वो अपनी नाइट विजन एक्टिवेट करता है और प्राउडली कहता है, शैडोज में मैं अनबीटेबल हूँ। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर फ्लोर पर पड़ती है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके सामने ऐसा लग रहा था जैसे खुद डेविल खड़ा हो। प्रॉपर जंप स्केयर मोमेंट। बेचारा शायद उसी पल रिग्रेट कर रहा था कि उसने ग्रीन विजन एक्टिवेट ही क्यों की, क्योंकि अब उसे साफ दिख रहा था वो किस चीज से मरने वाला है। हमारा प्रोटोगोनिस्ट ब्लर की तरह उसकी तरफ बढ़ता है। आदमी रिएक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही उसके सीने पर सीधा वार पड़ता है। कैप्टन घबराकर चिल्लाता है, जोसेफ, वहां क्या हो रहा है? उसे हवा में खून की स्मेल आने लगती है। तभी किसी बॉडी के जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत समझ जाता है कि शायद जोसेफ मर चुका है। बाहर बिजली कड़कती है और उसी फ्लैश के साथ एक स्वॉर्ड स्लैश सीधे उसकी तरफ उतरता है। डैमन, समहाउ उसने आखिरी सेकंड में ब्लॉक कर लिया। बॉस के माथे पर पसीना आ जाता है। तभी मैज कुछ सेंस करती है और तुरंत उसकी तरफ एक आइस स्पीयर फेंकती है, लेकिन शियाकू बस हाथ आगे बढ़ाता है और क्रैक, आइस स्पीयर वहीं टूटकर बिखर जाती है। वो कैजुअली पीछे मुड़कर देखता है। वहां एक और आदमी अपने दोस्त की बॉडी पकड़े हुए था। लिटरली स्पीयर बन चुका था। बॉस कुछ पूछने ही वाला था कि अगले ही पल उसकी गर्दन पर स्लैश पड़ता है। बस एक और खत्म। इतनी जल्दी की समझने का भी टाइम नहीं मिला। फ्लाइंग क्रो फ्रेश ब्लड पीकर जैसे और डेंजरस हो गई थी। आसपास अभी भी कुछ इडियट्स खड़े थे। ऑनेस्टली भाइयों, इस पॉइंट पे भाग जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, सब वहीं स्टैचू बनकर उस मॉन्स्टर को घूर रहे थे। अगले ही पल प्रॉपर जंप स्केयर। वो अचानक सामने आ जाता है। सीन इतना डार्क हो जाता है कि लगता है व्यूअर भी वहीं फंसा हुआ है। और फिर साइलेंस। बाकी लोग भी पीसफुली रेस्ट करने चले जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था भाग लो। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है, बस बहुत हुआ। रेड शर्ट पहने एक आदमी सामने आता है। हमारा प्रोटोगोनिस्ट तुरंत महसूस कर लेता है कि ये लेवल 6 हंटर है। वो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि यहाँ मॉन्स्टर क्या कर रहा है।